हम्म। नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा शेखर। रात के 10 बजे हैं और ये समय है बिग बुलेटिन का। फर्रुखाबाद में मतदान हो चुका है 20 फरवरी को और अब सबकी निगाहें चुनाव नतीजे हैं उन पर लगी है। कुल मिलाकर के अटकलों का बाजार गर्म है और सबके अपने अपने अलग अलग दावे हैं। हम लोग भी ग्राउंड रिपोर्ट, हम लोग रहे हैं, ग्राउंड पर रहे हैं, आप सब रहे हैं, ग्राउंड पर देखा है, समझा है और कल से आज तक तमाम सी जानकारियां इकट्ठी की हैं, तमाम से साक्ष्य इकट्ठे किए हैं। इस आधार पर हम लोग भी अपने दर्शकों को ये बताएंगे कि फर्रुखाबाद में किस तरह से दावे हैं लोगों के, किस तरह से भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि उसकी चारों सीटें रिपीट हो रही हैं, किस तरह से समाजवादी पार्टी ये कह रही है कि उसने कई जगह बढ़त हासिल की है और कई जगह वो भाजपा से ये सीटें छीनने वाली है। खासतौर से अमृतपुर विधानसभा क्षेत्र में जहां सपा से बगावत करके नरेंद्र सिंह यादव चुनाव लड़ रहे थे और वही स्थिति लखनऊ में अपर्णा यादव और फर्रुखाबाद में मोनिका यादव, ये स्थिति रही है फर्रुखाबाद के अमृतपुर विधानसभा क्षेत्र में। जिस तरह से अपर्णा यादव ने भाजपा को मजबूत करने की बात की है, फर्क केवल इतना है कि मोनिका यादव अखिलेश यादव के खिलाफ बोल रही हैं, समाजवादी पार्टी के खिलाफ बोल रही हैं और बार बार ये बात कह रही हैं कि उनके साथ, उनके पिता के साथ, उनके भाई के साथ नाइंसाफी हुई है। जो जानकारी है वो ये है कि मोनिका यादव भी मुलायम खानदान की बहू रही हैं और अब वो स्थिति ये है कि उनके पिता को टिकट नहीं मिली है और टिकट ना मिलने के बाद में उनके पिता ने सपा से बगावत करके चुनाव लड़ा है। तो नरेंद्र सिंह यादव कितना नुकसान कर पाएंगे भारतीय जनता पार्टी का, समाजवादी पार्टी का, जिनके खिलाफ वो चुनाव लड़ रहे हैं, और क्या समाजवादी पार्टी अमृतपुर विधानसभा क्षेत्र में बगावत और वोटों में सेंध के बावजूद भी जीत हासिल कर पाएगी? क्या भारतीय जनता पार्टी से को मात दे पाएगी समाजवादी पार्टी, जबकि बगावत हुई है अमृतसर विधानसभा क्षेत्र में? ये सारी चीजें आज चर्चा में रहेंगी और आज सबके क्या अपने अपने दावे हैं और दावों के पीछे तर्क क्या है, क्या स्थितियां रही हैं विभिन्न क्षेत्रों में। भारतीय जनता पार्टी और उसके नेता, सांसद, विधायक सारे लोग ये दावे कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की चारों सीटें रिपीट हो रही हैं। हम इन्हीं सारे बिंदुओं पर आज चर्चा करेंगे। आज भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर आलोक बिहारी शुक्ला जी हैं और विकास पांडे भाजपा के नगर अध्यक्ष, भाजपा का पक्ष रखेंगे। समाजवादी पार्टी से अनिल मिश्रा जी हैं, पार्टी के वरिष्ठ नेता। कांग्रेस से वरुण त्रिपाठी हैं, भाजपा से सुशील कश्यप हैं, आम आदमी पार्टी से ध्रुव सिंह राजपूत हैं। पैनल आज का स्वागत है आप सभी का आज के इस बुलेटिन में। और हम चर्चा शुरू करते हैं कि क्या जो अटकलों का दौर चल रहा है उसके बीच हमारे पास मजबूती से बात करने के लिए क्या है, क्या हम अपने दर्शकों को बताने के लिए है, क्या भाजपा वास्तव में चारों सीटें रिपीट कर रही है या समाजवादी पार्टी ने इस जो स्थितियां हैं, जो बदली हुई परिस्थितियां हैं, उसमें हासिल कर किया है, कुछ भाजपा को नुकसान पहुंचाया है, भाजपा से कुछ छीना है। ये सारी चीजें चर्चा में रहेंगी। अनिल मिश्रा जी, क्या स्थिति लग रही है? कल से आज तक तमाम सी जानकारियां आपके पास आई होंगी। अटकलों का भी बाजार गर्म है और खासतौर से अमृतपुर की जो चर्चा हम कर रहे हैं, वहां क्या नुकसान हो रहा है समाजवादी पार्टी का, और जो दूसरे क्षेत्र हैं, भोजपुर है, कायमगंज है, वहां क्या मजबूती मिल पाई है समाजवादी पार्टी को? क्या ये सीटें भारतीय जनता पार्टी से समाजवादी पार्टी छीन पा रही है? निश्चित रूप से। एक तो ये कि इस वक्त के ऊपर हम लोग जो आकलन लगाते हैं, जहां 300 से ज्यादा बूथ है, हर बूथ पे तो जाना संभव नहीं होता, लेकिन एक मिजाज पता लग जाता है। वहां का जो समीकरण है वो मालूम हो जाता है, उसका अंदाजा लग जाता है। और अगर वहां के समीकरण के ऊपर देखने की बात करें तो जहां एक तरफ जो है वो नरेंद्र सिंह जी ने बगावत करके और उसके पश्चात जो है चुनाव लड़ने की बात की है, और जिसको बहुत अच्छा भारतीय जनता पार्टी के हमारे मित्रों ने जो है बड़ा सुखद महसूस किया। लेकिन उसके बाद जो है वो भाई हमारे सुशील साथ जी
उधर बसपा के कैंडिडेट भी उन्हीं की बिरादरी के हैं। प्रश्न उठता है कि कौन कितना कहाँ पे कारगर रहा। और जहां तक अमृतपुर की बात है, तो अमृतपुर में तो वहां पे ब्राह्मण भी हैं, ठाकुर भी हैं, ये जो बहुतायत में जो वर्ग हैं, और शाक्य भी हैं, और इसके साथ में आपके ये यादव बाहुल्य क्षेत्र भी है। तो इन परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए निश्चित रूप से मैं समझता हूं कि जहां पर बात आएगी अगर सुशील साक्य जी की, तो सुशील साक्य जी का भी अपना एक पुराना इतिहास रहा है। बाबू दयाराम जी साक्य जो है वो एक वक्त के ऊपर साक्यों के अपने निर्विवाद नेता होते थे, और मुझे तो याद आ रहा है कि वो एक बार अकेले उनकी ही सीट जो है वो जीती थी, ये भी हम लोगों ने देखा था। लेकिन अब फर्रुखाबाद से चूंकि महान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री केशव देव मौर्य की धर्मपत्नी भी लड़ रही हैं, और महान दल का जो है वो शाक्य समाज में एक बिल्कुल अलग स्थान है, पूरे उत्तर प्रदेश में शाक्य समाज में एक अलग स्थान है। तो ये भी मान करके चलिए कि कुछ ना कुछ उसका प्रभाव भी अमृतपुर की तरफ जब निगाह जाएगी तो उधर भी पड़ेगा। तो अभी बिल्कुल साफ स्थित है वहां पे। जितेंद्र सिंह यादव जी का अपना एक अलग उनका अपनी एक शख्सियत है, और उनका अपना जो उन्होंने काम किया है। कांग्रेस जो है वो कहीं पे लोग बाग जो है राजनीतिक समीक्षक काउंट नहीं कर रहे हैं, माफ करेंगे भाई वरुण भाई, लेकिन जो हालात है उसके ऊपर ये प्रतिक्रिया व्यक्त करी मैंने, कहीं कोई किसी के पार्टी के संदर्भ की नहीं है। तो जो असंतोष या जो अपेक्षाएं जो प्रदेश शासन शासन से थी अपेक्षाएं पूरी न होने पे, और अपने अधिकारों का हनन होते हुए देख करके जो असंतोष पैदा हुआ है आम जनता में, वो निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी को ही सामने पा रही है। चारों विधानसभा क्षेत्रों में यही स्थितियां होंगी। फर्रुखाबाद में थोड़ा सा उससे फर्क है। फर्रुखाबाद में जो है वो मुस्लिम वोट जो है, जिसको कि लोग सोच रहे थे कि सलमान साहब कद्दावर नेता हैं और उनके आने के बाद उसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा, तो सही है, सलमान साहब आए भी हैं और आने के बाद में उनका अपना प्रभाव पड़ेगा भी। लेकिन वो जो है वो असंतोष जो है और वो जो दहशत है, उसने बाकायदा सीधे ध्रुवीकरण किया है। और उसमें जो है वो एक तो उनके प्रबंधन का और आपके उम्मीदवार के अपने स्वभाव का भी योगदान है, जिससे कि लोगों ने ये माने ही नहीं, जिसने वहां पे अपने जो है उनसे दूरी भी बना ली। मीटिंग्स कराई हैं, लेकिन मीटिंग्स का हाल हम लोगों को मालूम है कि कैसे हुई, कहाँ कहाँ हुई है। फर्रुखाबाद में शाक्य समाज, मुस्लिम, प्लस आपके यादव यादव भी हैं फर्रुखाबाद में, आसपास के पूरे क्षेत्र हैं अमलापुर से लेकर के, और ये पास के सब हैं। तो ये मिला करके, हाँ, मैं मेजर सुनील के साथ में जो है वो नाम जुड़ा हुआ है स्वर्गीय पंडित ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी का। उस नाम का उनको फायदा भी है, और उसके साथ साथ में उनसे भी कुछ अपेक्षाएं जो अपने एक वर्ग विशेष को थी वो कहीं पूरी नहीं हुई, तो वो असंतोष भी है। लेकिन लबोलुआब ये है कि सीधी सीधी लड़ाई सपा और भाजपा में है, और सपा निश्चित रूप से शहर की सीट के ऊपर भी आगे है और जीत रही है। ये हम निर्विवाद एक सत्य के रूप में हमें स्वीकार करना चाहिए। कायमगंज में सुरभि गंगवार जी की और सर्वेश अंबेडकर जी की टक्कर है बाकायदा। और वहां पे जहां पे एक ध्रुवीकरण होता है अगर गंगवार वोट का, तो मैं एक बात और कह दूं, उसके ध्रुवीकरण का प्रभाव कायमगंज में मुस्लिम वोट पे भी पड़ता है। बहुत पुराना 36 का आंकड़ा रहता है मतदान के वक्त के ऊपर, ये जो कायमगंज में, कि जहां पर अपने जो है गंगवार इकट्ठे होकर के जाते हैं, मुस्लिम समाज उसके विरोध में जाता है। और इस बार तो जो है मुस्लिम समाज ने वहां पे सीधा सीधा अंगीकृत करने की बात की है अपने जो है इसको, सपा के उम्मीदवार को। ये चारों चारों जगह यही स्थित है। कमालगंज में, भोजपुर में आपके जो है वो वोटों का ध्रुवीकरण हुआ है, और वोटों के ध्रुवीकरण का सीधा सीधा लाभ जो है समाजवादी पार्टी के जो उम्मीदवार हैं उनका उनको मिल रहा है। तो हम तो निश्चित रूप से मान करके चल रहे हैं। हो सकता है मेरी राय से अलग इतर हट करके जो है भारतीय जनता पार्टी के मित्रों की भी राय होगी। तो हम सब स्वतंत्र हैं अपनी अपनी राय रखने के लिए और सोचने के लिए। बहुत थोड़ा समय हो गया है, जो स्थितियां सामने आ जाएंगी। भोजपुर में भी हम निकल रहे हैं, तो हम तो मान के चलते हैं कि चारों सीट जो हैं वो समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार जीत रहे हैं, और माननीय अखिलेश जी के नेतृत्व में सरकार बनने वाली है। और उसमें जो है फिर हम लोग जनता के विकास के लिए, आम जन के विकास के लिए सब जो कुछ कर सकते हैं वो करेंगे। हाँ, सुशील जी, क्या मदद मिल पाई है सुभाषपा की समाजवादी पार्टी को? देखिए साहब, सोहेल देव, भारतीय समाज पार्टी का जहां भी वोट था बिल्कुल एक तरफा वोट पड़ा है, कहीं पर वोट पता नहीं है।
जहाँ सोहेल भारतीय समाज पार्टी का वोट था वहां कटा नहीं है। दूसरी बात ये है कि जहाँ 2017 में जो वोटिंग हुई थी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, जहाँ ज्यादा वोटिंग हुई थी, जहाँ पर समाजवादी पार्टी के पक्ष में कम वोटिंग हुई थी, तो अब की बार चुनाव की प्रतिक्रिया जो भी रही है वो बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नहीं रही, क्योंकि यहाँ पर जो भी वोट पड़ा है वहाँ वोट बैंक बिल्कुल अलग रहा है कि कहीं पर भी पहले जो वोट पड़ा था वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रहा। इस बार जहाँ वोट पड़ा है वहाँ आधा आधा रहा। तो यहाँ पर साफ देखने वाली बात होगी, जहाँ निषाद वोट वोट था वो इस बार जो है समाजवादी पार्टी के पक्ष में वोट किया है। अब रही बात साहब अमृतपुर की, अमृतपुर में साहब जो है वोट लगभग हमारी 3-4 टीमें चल रही थी वहां पर सोहेल भारतीय समाज पार्टी की, वो डॉक्टर साहब के साथ में रही। डॉक्टर साहब के पक्ष में उन्होंने वोट भी किया, कई वीडियो भी शेयर हुई हैं, कई भी हर जगह जगह से पेपर में भी आता रहा है जब तब। तो समाजवादी पार्टी के पक्ष में सोहेल भारतीय समाज पार्टी का गठबंधन जो हुआ है वो बिल्कुल मुस्तैद रहा है, कहीं पे वो भटका नहीं है, कहीं हलगा नहीं है, कहीं पिछड़ा नहीं है। समाजवादी पार्टी के पक्ष में रहा। वही भोजपुर विधानसभा में हमारे एक राष्ट्रीय वो प्रदेश महासचिव साहब थे, वो रहे हैं, उनके अरशद मियां साहब के साथ में रहे हैं लगातार। वो उनकी जो मीटिंगें रही हैं वो समाजवादी पार्टी के पक्ष में रही हैं। तो हम जानते हैं लगभग हमारी जो टीमें बनी हुई थी, जो भी हमारी 15-16 टीमें बनाई गई थी, वो समाजवादी पार्टी के पक्ष में अपना प्रचार प्रसार करती रही हैं। लगातार वोट, जहां वोट कम था वहां बढ़ाने का प्रयास किया उन्होंने और बढ़ाया भी है। जितना वोट सोहेल भारतीय समाज पार्टी के साथ में रहा है वो लगातार वोट समाजवादी पार्टी के पक्ष में उन्होंने डलवाया। और इस हिसाब से लगता है साहब जो कि समाजवादी पार्टी की अमृतपुर विधानसभा सीट है और ये क्या नाम है कायमगंज विधानसभा, कायमगंज विधानसभा की तो मैं निश्चित कह सकता हूं कि लगभग जहां पर वोट 2017 में जहां 200-300 समाजवादी पार्टी के पक्ष में पड़े थे, इस बार साहब कम से कम 500-600 के आसपास निकलेंगे। कोई भी ऐसी पोलिंग नहीं होगी। आप बताइए क्या स्थिति है? अरे देखो कितना वोट काट पाई है आपकी पार्टी? जी सर, वोट काट नहीं पाई है सर। हम आपको बता दें, लोगों ने बहुत अच्छा वोट किया है आम आदमी पार्टी को, क्योंकि जो वादे किए थे वो दिल्ली में निभाए हैं और यहाँ भी जो वादे किए हैं वो यहाँ भी निभाएंगे। अगर हम चुनाव रुझान की बात करें तो 10 मार्च से पहले कुछ कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन फिर भी हम कयास लगाते हैं और उन कयासों पर मेरी जहां तक नजर जाती है तो उसमें जो है, हम अगर पहले बात करें फर्रुखाबाद की या अपनी चारों विधानसभाओं की, तो मेरा जहां तक मानना है, निजी ये मेरा मानना है कि चारों विधानसभाओं में 4 पार्टी जीत रही हैं। जैसे मान लीजिए फर्रुखाबाद की हम बात करें तो वहां पर महान दल के प्रत्याशी आगे माने जा रहे हैं। कायमगंज की बात करें तो कायमगंज में अपना दल का प्रत्याशी आगे माना जा रहा है। अमृतपुर की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी वहां आगे मानी जा रही है और भोजपुर की बात करें तो वहां समाजवादी पार्टी आगे मानी जा रही है। लेकिन जहां तक हमारी पार्टी की बात है, हमने मुद्दों पर चुनाव लड़ा और मुद्दों की बात की और हम मुद्दों को ही सामने रखकर आगे भी बात करेंगे। अगर मैं मानता हूं कि 10 मार्च को जो रुझान आएगा वो हमें स्वीकार होगा और अगर योगी जी अपनी कुर्सी बचा पाते हैं 10 मार्च को, तो क्या, मैं एक प्रश्न रखूंगा सर, तो क्या जो किसानों की 5 किलो यूरिया चोरी हुई थी वो वापस मिलेगी या नहीं मिलेगी, या खाली हवा में ही पुल बांधे जाएंगे? और अपने सदर की बात है, सदर में तो हमारे बहुत कद्दावर नेता हैं जो विधायक वहां से बने हैं। ऐसा कहीं पे कोई मुख्य विकास ऐसा नहीं लगा जो जनता उनको वोट करती। ये कोई ऐसा प्रोजेक्ट लगता जिससे विकास की रास्ते खुलते और समाज में एक संदेश जाता। केंद्र है सर फर्रुखाबाद, यहाँ पर सर जाति धर्म की बात होती है लेकिन कभी आलू की बात नहीं होती है। जब यहाँ पर मेला लगता है तो सर छपाई कारखाना बंद हो जाता है, उसका कोई रुझान नहीं होता। तो जनता ने जो वोट किया है
इस बार बढ़ चढ़कर वोट किया है और पहले से अच्छा वोट किया है और शांत प्रिय ढंग से चुनाव हुआ है। और जहां तक मेरा मानना है कि मेरी नजर में ये पहला चुनाव है जो कि यहाँ पर एक भी पोलिंग जो है रीपोल नहीं हुआ है फर्रुखाबाद में। ये बहुत बड़ी बात है सर। तुरंत इसके पानी लिए बोलिए। मैं शासन जी भाई प्रशासन साहब, को, सभी लोगों को बहुत धन्यवाद देना देखिए चाहूंगा। बहुत बहुत दे- धन्यवाद। देखिए जिस तरीके से जिले में वोटिंग हुई वो बहुत ही कायदे से हुई, उसकी प्रशंसा होनी चाहिए। दूसरी चीज कि क्या होगा इस विषय में अभी कह देना बहुत जल्दबाजी होगी। 10 मार्च को पता चलेगा कि साहब क्या हुआ। जीत हार राजनीति में होती है, एक जीतता है और 10 हारते हैं। नतीजे जो भी आएंगे साहब आश्चर्यजनक आएंगे। जहां तक रही सदर की सीट, तो सदर की सीट जिसे क्लीन स्वीप माना जा रहा था, सत्ताधारियों की धड़कनें बढ़ी हुई हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। जिस तरीके से प्रथम और द्वितीय चरण का चुनाव हुआ तो किसानों वाला जो मामला था वो इन्हें कहीं ना कहीं बहुत बुरी तरीके से डैमेज कर गया। ये तीसरे चरण का जो चुनाव था। और जहां तक रही अमृतपुर की बात, तो देखिए मैं एक कांग्रेसी कार्यकर्ता हूँ, मेरे चारों प्रत्याशी पूरी ईमानदारी से और अपनी पूरी ताकत से साथ लड़ाई। जो जनता जनादेश देगी हम उसे स्वीकार करेंगे। और अमृतपुर की आपने बात की, तो अमृतपुर में माननीय नरेंद्र सिंह जी का भी अपना एक कद है। ठीक है उन्होंने बगावत की और पार्टी विरोधी गतिविधियां की हैं, लेकिन उनका एक जनाधार है, इसे कतई भी नकारा नहीं जा सकता। माननीय जितेंद्र सिंह जी साफ सुथरी छवि के नेता हैं, उनका भी एक अपना वोट है। लेकिन क्योंकि नरेंद्र सिंह के आगे उनका कद काफी छोटा है, क्योंकि पार्टी से साहब आए। लेकिन मैं दो ऐसी जगह आपको बताता हूँ अमृतपुर विधानसभा के अंदर। एक तो अमृतपुर और दूसरा बलीपट्टी। 2017 में जिस तरीके से वोटिंग हुई थी, दिल पे हाथ रख के आप लोग भी जानते हैं सब कि अगर वहां ग्राउंड रिपोर्ट लीजिए तो साहब सत्ता की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। उसी तरीके से साहब भोजपुर के अंदर आप ये देखिए कि जिसे क्लीन स्वीप माना जा रहा था, जिस तरीके से सदर की सीट को साहब क्लीन स्वीप माना जा रहा था, तो वहां भी बिल्कुल नेट टू नेट फाइट होगी। ये ऐसा मेरा मानना है। चलिए आलोक जी। हाँ शेखर भाई, देखो 20 तारीख को चुनाव संपन्न हो गया और आरोप और प्रत्यारोप अब बंद हो जाना चाहिए। कारण ये कि कौन विधायक बनेगा कौन नहीं बनेगा उसके भाग्य का फैसला जनता जनार्दन ने कर दिया है। लेकिन ये सब लोग आरोप लगा रहे हैं और चलो बड़ी अच्छी बात है जो कांग्रेस के साथी ने कहा और आम आदमी के पार्टी के साथी ने कहा कि प्रशासन और शासन स्वागत योग्य है। तो कहीं ना कहीं ये स्वच्छ प्रशासन स्वच्छ शासन की ही देन होता है। अब आरोप प्रत्यारोप का समय चला गया। आज हम सब लोग एक सिर्फ समीक्षात्मक दृष्टि से बैठे हैं। कौन विधायक बनेगा ये तो तय हो गया है, लेकिन हम सब लोग इस बात को अंतर्मन से स्वीकार रहे हैं कि जो चुनाव की प्रक्रिया है, शासन की प्रक्रिया है और प्रशासन की जो प्रक्रिया है, उसने बहुत अच्छे तरीके से इस चुनाव को संपन्न कराया है, जो कि हमारे कांग्रेस के साथी भी कह रहे हैं और आप पार्टी के भी कह रहे हैं। अब आती है समाजवादी पार्टी के साथियों की। आप देखिए कि पूरे चुनाव के काल में ये आरोप लगाते रहे कि हम घृणा की राजनीति करते हैं, हम नफरत की राजनीति करते हैं, हम जात की राजनीति करते हैं। आप देखिए जो ये सुहेल देव जी की पार्टी के साथी बोल रहे थे कि हमारी जाति का, नरेंद्र सिंह यादव हमारी जाति का वोट काट रहे हैं। वहां जो नहीं वर्ग जाति का। अभी कांग्रेस के साथी बोले कि हमारी जाति का मतलब मुस्लिम वोट। आप ये देखिएगा कि भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी ये जाति का जो चक्रव्यूह है इस पर विश्वास ना करके ये समझ और आरोप हम पर लगाते हैं कि हम जातिवादी पार्टी हैं, हम धर्मवादी पार्टी हैं। और आप आंकड़ा आप प्रस्तुत कर रहे हैं कि हमारा निषाद वोट इतना यहाँ गया है, हमारा छतरी वोट इतना इनकी वजह से यहाँ गया है। हमारा सभी वर्ग का, सब जो राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग हैं, जो राष्ट्र निर्माण में सहायक हैं,
जिन्हें सरकार की अच्छी नीतियों का फायदा मिला है, चाहे वो किसी भी वर्ग के हों, धर्म के हों, संप्रदाय के हों, सबका वोट हमको प्राप्त हुआ है। और यही हमारा प्रमाण है, यही हमारी प्रामाणिकता है कि हम पूरे प्रदेश में सरकार बनाने में प्रचंड बहुमत के साथ जो दावा करते हैं, उसमें यही एक हमारी जड़ का जो मजबूतीपन है, बस यही है। आप सब लोग जात की राजनीति करते रहे, आप सब लोग क्षेत्र की राजनीति करते रहे। अब तो आरोप लगाइए, आप खुद ही कहते नहीं हैं नहीं नहीं, वो पिछला भाई तो मैंने पहले कह दिया। तो जनता ने ये सब पूरे सबको देखा है। तो हमारा जो नारा रहा, सबका साथ सबका विकास, जब हम सब लोगों ने, हमारी सरकार ने पूरी प्राण निष्ठा के साथ गरीब कैसे समुन्नत हो, किसान कैसे समुन्नत हो, व्यापारी कैसे समुन्नत हो, ये खुशहाली का माहौल बने। ये घृणा हम पर जो आरोप लगता है घृणा का, ये घृणा तो आपने कैराना के माध्यम से शुरू की, आपने तो गोलियां चलवा के घृणा पैदा की, आपने तुष्टीकरण करके घृणा पैदा की, और आरोप हम पे लगाते हैं। हो गया ना, तो हो गया, वही तो मैं कह रहा हूं। तो जनता ने इसकी आगे का आकलन करिए। मैं आकलन वही कर रहा हूं कि जनता ने इस समस्त परिस्थिति का जब सत्यान्वेषण किया होगा, तो अवश्य पाया होगा कि ये जो पार्टियां हैं, ये सर्व समाज का भला नहीं कर सकती हैं। एक जाति विशेष का तो कर सकती हैं, लेकिन सर्व समाज का भला नहीं कर सकती हैं, सर्व समाज को विकास के रास्ते पर नहीं ले जा सकती हैं। इसलिए हम ऐसा मानते हैं कि जो राष्ट्रवादी विचारधारा से उत्प्रोत होगा, सर्व समाज के विकास की विचारधारा को लेकर के आगे चलने वाले लोग होंगे, चाहे वो किसी भी जाति धर्म को, उनका सबका हमको प्रचंड समर्थन मिला है। और मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि फर्रुखाबाद की 2 नहीं 4 सीटें हम बहुत अच्छे तरीके से जीतेंगे। और 10 मार्च को आप सब लोगों को इसी चैनल पर हम पुनः शुभकामनाएं देंगे। विकास भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने पहले ही कहा था आपसे, पर पुनः कह रहा हूँ, 2022 में कांग्रेस, सपा और बसपा की बात नहीं करूंगा, क्योंकि यहाँ 2 ही दल बैठे हुए हैं मुख्य रूप से। दोनों दल ही आपस में तय कर लें विपक्ष में किसे बैठना है, क्योंकि आपने देखा होगा सपा समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी लगातार जाति वर्ग, ध्रुवीकरण, इसके इर्द गिर्द पूरा चुनाव घुमाते रहे। आप विशेष रूप से अगर बात करें तो 2-3 वोटों पर समाजवादी पार्टी का फोकस था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो मूल है, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, हमने जिस जाति वर्ग के 1500 वोट हैं या 2000 वोट है, हमारा उतना ही ध्यान उन पर भी था जितना ध्यान उन पर था कि जिनके 50,000, 60,000 और 70,000 वोट। यही भारतीय जनता पार्टी की ताकत है। हम हर बूथ पर आगे हैं। आप ये समझने की कोशिश करिए, एक वर्ग विशेष के बूथों को छोड़ दें तो हमने हर बूथ पर वोट हासिल किए और हर बूथ पर हम आगे रहने वाले हैं। यही भारतीय जनता पार्टी की पुनः जीत का मार्ग प्रशस्त करने वाला है। जहां तक रही बात, मैं सदर विधानसभा में रहता हूं, सदर विधानसभा से ही अगर प्रारंभ करूं तो सबसे पहली विषय बिल्कुल स्पष्ट है। सदर विधानसभा में समाजवादी पार्टी के पास 2 वर्गों के सिवा 3 वर्ग, मतलब 2 वर्ग ही थे जिनका बहुतायत में वोट मिला। तीसरे वर्ग का वोट जिसको वो काउंट करके चल रहे हैं, वो उतनी मात्रा में उन्हें मिला नहीं है, क्योंकि ये तय है जब फर्रुखाबाद के आदमी को तकलीफ होगी तो वो आगरा जाने का काम नहीं करेगा, उसे फर्रुखाबाद में ही अपना जनप्रतिनिधि तलाशना है, और उसने तलाश दिया है। ये बिल्कुल सत्य है। वो पुनः भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को भारी बहुमत से विजयी बनाने जा रहे हैं। इस मुखालफते में कतई ना रहे। जातिगत आंकड़े आप फैक्ट्री में निकालें, बात रही जिस ध्रुवीकरण की बात करके अभी आप अपने जीत के दावे कर रहे थे, अरे भाई उस ध्रुवीकरण का दूसरा पहलू ये भी तो हो सकता है कि उसका फायदा हमें मिल रहा हो। आप समझने की कोशिश करिए, 2017 का चुनाव भी आपने बड़ा ध्रुवीकरण करने का प्रयास किया, लेकिन हुआ कुछ नहीं, कुछ हासिल नहीं हुआ आपको। और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ने प्रचंड बहुमत के साथ, प्रचंड वोटों के साथ जीत हासिल की। तो ये पुनः मैं आपको बता दूं कि जो गोटे बिछाने का काम आपने किया था, वो गोटे आपकी फेल हो चुकी है, और भोजपुर में भी हम बड़ी जीत की तरफ अग्रसर हैं।
रही बात अमृतपुर की, अमृतपुर का तो जग जाहिर है कि जब 2014 के लोकसभा चुनाव में सचिन यादव निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं और उत्तर प्रदेश में सरकार होने के बाद भी समाजवादी पार्टी के एक बड़े विधायक को, एक दबंग विधायक को मुंह की खानी पड़ती है, तो मुझे लगता नहीं है कि 2022 का परिणाम कुछ उससे अलग होने वाला है। वहां भी समाजवादी पार्टी को मुंह की खानी पड़ेगी। बड़े नेता हैं, बड़े कद के नेता हैं बाबूजी, तो ये बिल्कुल तय है कि समाज। और एक बात बड़ी मैं बता दूं आपको कि आपको बड़ी बुनियादी परख है आदरणीय एडिटर महोदय। आप समझिएगा अखिलेश यादव जी की रैली हुई अमृतपुर में, ठीक है, अमृतपुर विधानसभा में, और वहां के लोकल के प्रत्याशी, निर्दलीय प्रत्याशी नरेंद्र सिंह यादव जी ने रैली की है। दोनों के रैली का भीड़ का कंपेयर कर लीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, सच्चाई अपने आप सामने आ जाएगी। तीसरी बात, रही बात कायमगंज की, कायमगंज की सीट हमने अपने सहयोगी दल, अपना दल के लिए छोड़ रखी थी, तो अपना दल के प्रत्याशी वहां पे चुनाव लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता ने वहां अपना सहयोग प्रदान किया है और पूरी दमदारी के साथ चुनाव लड़ाया है। हम बहुत जबरदस्त तरीके से वहां भी जीत हासिल कर रहे हैं और उस सीट पर भी समाजवादी पार्टी को एकमात्र सहारा मिला कि साहब गंगवार के खिलाफ मुस्लिम वोट करता है। आप समझिए, ध्रुवीकरण की राजनीति का आपको उदाहरण साफ मिलता जा रहा है कि आखिर इस उत्तर प्रदेश को आज दंगा मुक्त करने का काम क्यों संभव हुआ है, क्योंकि दंगा कराने वाले और ध्रुवीकरण कराने वाले सत्ता से बाहर हैं। इसलिए आज उत्तर प्रदेश दंगे से मुक्त हो गया और इसी दंगा मुक्त उत्तर प्रदेश के लिए उत्तर प्रदेश की जनता दोबारा भारतीय जनता पार्टी को, भाई साहब बीच में मत बोलिए, निवेदन है आपसे, इसी दंगा मुक्त उत्तर प्रदेश के लिए पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। धन्यवाद। बोलिए बोलिए, अब बोलिए कैसे बोलना। मैं ले रहा हूँ कि एक तो ये कि ये नहीं कहा समाजवादी पार्टी ने कि हमारी जात का, पार्टी की तो कोई जात नहीं होती और लोकतंत्र प्रजातंत्र में, लेकिन जब आप बैठे हैं डिबेट में और जब आप एक राजनीतिक विश्लेषक की तरह से बात कर रहे हैं तो निश्चित रूप में समाज में जो है वो कहाँ कहाँ पे किन किन वर्ग के लोगों ने बहुतायत में बढ़ करके कहाँ हाथ बढ़ाया है और किसका साथ दिया है, ये तो स्वभावतः आएगा। एक चीज। दूसरी चीज, भारतीय जनता पार्टी जो है वो अपने निश्चित रूप से जो आपने 5 साल में राजनीति की, शमशान की, कब्रिस्तान की, राम की, इसकी अपने वैसे जहां हम इतना मोक्ष पाने के लिए राम का नाम लेते थे। भाई साहब माफी चाहता हूं, भाई साहब एक बात मैं पुनः टोकना चाहता हूं, आप हमसे बहुत वरिष्ठ हैं लेकिन मैं टोकना चाहता हूं, भगवान राम कह देंगे तो बहुत आपकी कृपा होगी। मैं एक बात कहूं आपसे, जी भाई साहब, अगर हम सबरी के राम कह देंगे तो आपको आपत्ति होगी क्या? नहीं, आप बिल्कुल कह सकते हैं सबरी के राम, लेकिन भगवान राम कह देंगे। आप श्री राम मत कहिए, आप श्री राम मत कहिए या जय श्री राम मत कहिए, लेकिन भगवान राम कह देंगे तो बहुत एहसान होगा हमारी सनातन संस्कृति पर, हमारी सनातन संस्कृति पर बहुत एहसान होगा अगर आप भगवान राम कह देंगे। आप जय श्री राम कहिए, आप जय श्री राम नहीं कहना चाहते, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भगवान राम तो कह ही सकते हैं ना, आप भगवान राम तो कह ही सकते हैं ना। अब सुनिए, अब कह चुके हो तो सुनिए, राम जी का नाम वो मर्तबा रखता है कि लड़के का नाम इसलिए, आपने जी लगाया, भगवान राम जी कह दीजिए। बोलने नहीं दोगे क्या? सुनो, हम जवाब भी तो सुन ही रहे थे आपको, लेकिन आपने जो है, अरे भगवान राम जी के सर्वश्रेष्ठ भक्त मेरे भतीजे विकास, सुन लो जरा सा भगवान की परिभाषा। लड़के का नाम इसलिए रखते हैं राम प्रसाद, लड़के का नाम इसलिए रखते हैं राम कुमार कि पुत्र मोह में धोखे से अगर राम का नाम जिब्या पे आ जाए, ये राम के नाम का असर होता है। राम के नाम को हमने आपको, तभी तो हमने आपसे निवेदन किया, हमने कोई दबाव नहीं डाला, आपका मन नहीं है भगवान भगवान को राम भगवान कहने का, तो मुझे बोलने तो ठीक, लेकिन नहीं है अगर आप नहीं कहना चाहते हैं, सनातन परंपरा को नहीं आगे बढ़ाना चाहते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हमारी एक छोटी सी निवेदन कि भगवान राम कह देंगे तो अच्छा लगेगा, आप जय श्री राम नहीं कह सकते हैं, ये हम आपकी मजबूरी समझते हैं, लेकिन आप भगवान राम तो कह ही सकते हैं। मेरा ये निवेदन था आपसे। राम के ठेकेदार तुम नहीं हो, इतना कहूंगा,
बाकी अरे जो है वो भाई राम हमारे ठेकेदार है भाई साहब, राम हमारे आपके दोनों के हमारे ठेकेदार राम हैं, तो है। सबके ठेकेदार हैं। राम राम हमारी हमारे आपकी राम संस्कृति है, के ठेकेदार है, तुम्हारे वाले राम कुर्सी हमारी के आपकी है। संस्कृति के ठेकेदार हैं भाई साहब। बताइए, राम के नाम को नीलाम न करो, राम हमारे अरे हृदय भाई के नाम नीलाम कौन कर रहा है, ये आपसे बेहतर कोई नहीं जानता भाई साहब। उत्तर हमारे प्रदेश की जैसे जनता जानती है कि राम को नीलाम करने का काम किन्होंने हमारे किया था। जैसे से वो खून याद कर लीजिए जो अयोध्या की गलियों में बहाया गया था, वो खून याद करिए जो अयोध्या की गलियों में बहाया गया था, वो याद करिए खून। भाई आप अयोध्या की बात, खून की बात क्यों करते हो, पहले ये बताओ। अरे खून भाई, आपने देखा है, आपने आपसे देखा हमने है। निवेदन किया था, हमने कोई दबाव नहीं बनाया था। आपने सुनील भाई साहब, हमने आपने निवेदन किया था, हमने दबाव नहीं बनाया था। लेकिन आपने आप उस नहीं टेस्ट कहना को देखा चाहते है। तो हमें कोई आप आपत्ति दबाव नहीं बना है। भी नहीं सकते हैं। आप नहीं आपने कह उस टेस्ट हमारा को ये देखा है जो राम आपसे मंदिर बड़े पर होकर टेस्ट के बना है। भाई साहब हम दबाव की नहीं, हम प्रभाव की भाई साहब, राजनीति करते हैं। हम दबाव की नहीं, हम आपने ये प्रभाव की बताइए, राजनीति करते आपने हैं। अगर हम राम प्रभाव की की राजनीति करने वाले अयोध्या लोग हैं, में हम दबाव की खून राजनीति देखा है नहीं तो करते। आपने भगवान राम के ठेकेदार आप नहीं हो, देखा होगा। राष्ट्र के ठेकेदार आप भगवान नहीं। राम के आपने टेस्ट अनुयायी देखा है। हम भगवान राम भगवान के की चरण भक्त है। वाले लोग हैं। हम भगवान के भाई संविधान साहब, के मैं हम राम की संविधान बात के नहीं कर नीति रहे, नियमात हैं। हम राम की बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ अयोध्या की बात कर रहे हैं। जो हमको आपने खून की बात कही है, मैं जजा उसकी बात बच्चे कर रहे हैं। टूट जाएगा। अगर आपने खून देखा है तो राम मंदिर का जो अरे ट्रस्ट भाई बना है वो साहब, देखा है आपने। भाई साहब हमने आपको भी देख लिया, हमने आपको भी देख लिया और आपकी नीयत को देख लिया कि जिन्होंने 100 रुपए चंदा नहीं दिया राम मंदिर में, जिन्होंने एक ईंट उठाने का काम नहीं किया राम मंदिर में, वो राम मंदिर पर सवाल करते हैं। जिनके हाँ, लिए भाई राम, सवाल सुनिए तो आप एक करते मिनट हो। भाई साहब, सवाल एक तो आप कर रहे हो, हमने मिनट सवाल नहीं मेरा किया। राम निवेदन मंदिर मात्र था, अयोध्या में मेरा खून तो आपने निवेदन भी मात्र बात था। करी और है। भाई साहब डिबेट किधर जा रही है? राम को भगवान प्रभु राम आपने को भाई भगवान साहब राम कहा है, कहने में अभी जिन्हें तो इतना कष्ट है, हम जिन्हें इतनी लोगों ने पीड़ा बोला है, ही नहीं है उनका राम मंदिर के कल्याण बारे करे में। प्रभु राम, यही राम हमारी मंदिर के कामना बारे है। में मैंने तो बोला ही नहीं है, सिर्फ आपने बोला है। जो भी आपने राम मंदिर अरे पर भैया, खून की बात आपसे की अनुरोध है, तो समाजवादी भारतीय जनता पार्टी से पार्टी के प्रवक्ताओं को बुलाइए, फासिस्टवादी जो है ताकतों को मत बुलाइए। आपसे अनुरोध है, बहस होगी तो बहस हो ही जाएगी। अरे भाई हम तो हमारे हृदय के निवेदन नाम किए है थे। भगवान। अगर मेरे निवेदन में कोई त्रुटि हो गई है तो क्षमा चाहता हूँ। अरे अगर मेरे निवेदन में कोई त्रुटि हो गई है तो क्षमा चाहता हूँ। सबरी ने झूठे बेर खिलाए थे राम को, उस ऊंचाई को नहीं पा सकते वो बीजेपी झूठा नहीं कहा था राम को झूठा नहीं कहा था, झूठे बेर खिलाए थे राम को। प्रेम की खिलाए थे। तुम क्या जानो, तुम प्रेम की परिभाषा बेटे क्या जानोगे? भतीजे मेरे, प्रेम की परिभाषा क्या जानोगे जो नफरत फैलाते हो? यही तो आपसे कह रहे हैं कि हमसे बेहतर जो राम को जानने वाले हैं, जो राम को मानने वाले हैं, उनसे बेहतर प्रेम की परिभाषा कोई जान ही नहीं सकता। भाई ये बताइए, परिभाषा देख रहे हैं ये समुद्र में, उत्तर प्रदेश में जो प्रेम लुटाया है, पूरे उत्तर प्रदेश में जो प्रेम लुटाया है, ठोक करके, हत्याएं करवा करके, ब्राह्मण को करवा करके, और सबको प्रेम की परिभाषा देख रहा हूँ। अब आप बता दीजिए प्रेम की परिभाषा बताइए, उन पत्थरों पर क्या भगवान राम लिखा गया था या राम का नाम लिखा गया था? नहीं आप नहीं, बताइए, जो पुल बना ये हुआ नहीं था, समझ में आएगा इनके। बताइए भाई साहब। श्री जो राम, भगवान श्रीलंका में, श्री राम, चलो। राम ही नहीं लिखा था, श्री राम लिखा था। श्रीलंका में श्री राम लिखा था, राम ही नहीं लिखा था, श्री राम लिखा था। और समकालिक होने का, आप समझिए, आप समझिए, समकालिक होने का वो विषय अलग हो सकता है, लेकिन आज हमारे सबके भगवान है राम। आप त्रेता के लोगों की तुलना अपने अर्थ से कर रहे हैं, आप त्रेता के लोगों की तुलना अपने अर्थ से कर रहे हैं। तो रावण और राम कैसा था? तो क्या आप रावण हैं? तो क्या आप रावण हैं? रावण राम कह के संबोधित करता था, रावण राम कह के संबोधित करता था, और हनुमान प्रभु राम कह के संबोधित करते थे। ये फर्क है। अब रावण के अरे विषय पर रहिए भाई, विषय पर रहिए, विषय पर रहिए, विषय पर रहिए, विषय पर रहिए, आकलन करिए, बताइए अपनी अपनी विषय पर रहिए। मिश्रा जी विषय पर रहिए, आगे बताइए। जो आपने प्रथम चक्र में बताया था उसके आगे बताइए। हाँ, अब थोड़ा मुझे भी सुन लो, नहीं तो टाइम आपका समाप्त हो जाए। नहीं, अब आप ही सुनाइए। हाँ, थोड़ा अब नहीं बोलूंगा। आज का बाकोवर विकास तुम्हें कह रहा है, मुझे दरिया से समंदर का सकूत, जिसमें जितना ज़र्फ है उतना ही वो खामोश है। मैं खामोश हूँ, तुम बोलो आज बेटे। मैं एक मिनट लूंगा, सिर्फ 1 मिनट। आपने कहा था जो सुशील बहुत हो गया है। सुशील रुकिए, सुशील जी रुकिए। हाँ, अनिल मिश्रा जी बोलिए, आगे क्या आकलन का आपका?
मैंने बता दिया जो मुझे कहना था, और जब कहने के बाद खाली राम पे ही अटक करके रह गए। हमारे आराध्य हैं राम, हमारे आराध्य हैं। हम जिस भाषा में बुलाते हैं अपनेपन में बुलाते हैं। हमको मत सिखाइए न समझाइए। हाँ, एक आंख से देखा आपने, एक सवाल आया था कि हमने एक आंख से देखा सबको। इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक ही आंख से देखा, और वो आंख थी जुल्म और जाति की, वो आंख थी ठोकों की, वो आंख थी बुलडोजर वाली, वो आंख थी गर्मी निकालने की। और जनता ने उसका जवाब दे दिया है। ईवीएम पे जो है वो अपने मशीन पे बटन ठोक के, ईवीएम के अपने जो है क्या कहते हैं बटन ठोक करके, मतदान का बुलडोजर चढ़ा करके, और आपकी सबकी गर्मी निकाल करके ये आगे आ जाएगा। रिजल्ट देख लेंगे। काहे का लड़ना, काहे का झगड़ना भाई, अब तो वो मतदान हो चुका। चलो, नहीं नहीं, बहुत अच्छा। थोड़ी राम की चर्चा मैं कर लूं, एक मिनट में समाप्त हो जाएगा। ये राम जो है अपने यहाँ, आप वहीं से शुरू करता हूं, क्योंकि जो आप लड़ रहे हैं वो लड़ाई आज के बाद शांत हो जाएगी। अब आप खाकी पुतले एक मिनट सुन लीजिए, विषय ही है, विकास तो बड़ा समझदार बच्चा है, ये तो विषय से आता है। मैं कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं करूंगा, मैं कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं करूंगा। विषय पे आइए, थोड़ा सा धर्मोपदेशक मत बनिए, शिक्षक के विषय पे आ जाए। मैं शिक्षक वाली भूमिका में बता दूं। नहीं, बाहर रहिए, यहाँ नहीं। जो वर्ण होता है, सर सुन लीजिए, जो वर्ण होता है वर्ण ध्वनि आधारित होता है। तो शायद आपको ध्वनि विज्ञान की, क्योंकि हम शिक्षक हैं तो ज्यादा थोड़ा जानकारी है। तो ध्वनि विज्ञान में आपने देखा है कि जितनी हमारी वर्णमाला होती है उसमें जो रा की ध्वनि होती है उससे बड़ी कोई ध्वनि नहीं होती। भाई मैं आऊंगा गंडा बांध के कॉलेज में बैठ करके शिक्षा ले। नहीं सर मैं वहीं आ रहा हूँ, विषय और माँ से और रा से बड़ी कोई ध्वनि नहीं होती है, और माँ से छोटी कोई ध्वनि नहीं होती है। और इसी के बीच में जो हमारी भारतीय जनता पार्टी का नारा है, सबका साथ सबका विकास, तो संपूर्ण हो गया। राम हमारी संपूर्ण आस्था है। अरे सुनिए, आपकी समझ में नहीं आएगा, आपकी समझ में नहीं आएगा, अरे हम समझ में नहीं आएगा। हम मूल लोगों को क्या समझा रहे हो ज्ञानवान, नहीं समझ में आएगा ना, तो उसको समझिए। मैं आरोप नहीं लगा रहा, मैं आपकी सोहेल देव जी पर आरोप नहीं लगा रहा। आपके ज्ञान की तो सुनिए मेरी बात। अरे सर सुनिए धैर्य पूर्वक। इन्हें बुलडोजर समझ में आने वाले लोग हैं। बुलडोजर तो पहले भी था, लेकिन ड्राइवर बड़ा हरकती था। ड्राइवर देख के बुलडोजर चलाता था, जाति देख के। अब हमारा बुलडोजर रामपुर में भी चल रहा है और आजमगढ़ में भी चल रहा है। आपकी तरह नहीं था बुलडोजर, आपका बुलडोजर आपकी तरह बुलडोजर नहीं था, आपकी तरह का बुलडोजर नहीं था कि अपराधियों को पालो, राम ब्रज यादव से कहो कब्जा कर लो, राम ब्रज यादव से कहो कब्जा कर दो, हो गया गोली मरवा दो। भाई साहब एक मिनट, भाई साहब एक मिनट, देखिए भाई साहब एक नई जानकारी मैं दे रहा था, उसको भी आप सब लोगों ने स्वीकार नहीं। एक मिनट सुनो, भाई साहब एक मिनट देखिए। बुलडोजर हो, गर्मी निकाल लेंगे, चर्बी निकाल लेंगे, ये सब अलग मैटर रहे। और ये जो अपने यहाँ तक का जो तीसरा चरण था वो पूर्ण हो चुका। अब देखिए धड़कनें और ज्यादा बढ़ने वाली हैं कि लखीमपुर और सीतापुर क्षेत्र में जो मतदान होगा उसमें गाड़ी जो चढ़ाई गई थी किसानों के ऊपर, वो भी जवाब देगा। और दूसरी चीज, किस तरीके से लखनऊ और इलाहाबाद के बीच जो लाखों लाख छात्र हैं, युवा हैं, जिस तरीके से हॉस्टल में घुस के योगी सरकार की पुलिस ने किस तरीके से बर्बर लाठी चार्ज किया था, हॉस्टल में खदेड़ा था, रात में किस तरीके से लठाए गए थे छात्र साहब, उसका भी जवाब देना होगा। और ये सत्ता के नशे में मदहोश। 5 मिनट समय मुझे भी दे देना। चलिए बोलिए। क्योंकि बात अधूरी रह गई थी, उसको आप थोड़ा सा कोरिलेट करेंगे तो ज्यादा सही है। तो जो भारतीय जनता पार्टी का जो मोटो है, दरी खिसक जाएगी, जो राम मोटो है, तो हमने कहा कि ध्वनि विज्ञान में रा से बड़ी कोई ध्वनि नहीं और माँ से कोई छोटी ध्वनि नहीं। तो पूरा समग्र समाज के विकास में, चाहे वो सबसे सर्वोपर जगह पर बैठा हो और माँ यानी सबसे निचला तबका व्यक्ति बैठा हो, यही राम राज्य की परिकल्पना थी। इसीलिए राम शब्द का प्रयोग हुआ और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के साथ वो तत्व जुड़ता है।
भारतीय जनता पार्टी इसी संकल्पना के साथ बढ़ रही है कि चाहे कितना बड़ा व्यक्ति हो और चाहे कितना छोटा हो, इसके बीच में आने वाली जितनी भी समस्त परिस्थितियां हों, चाहे वो प्रकृति की हो, मनुष्य के रूप में हो, पशु के रूप में हो, हमें सबका उचित संरक्षण, संवर्धन और उनके कल्याण के लिए कार्य करना है। भारतीय जनता पार्टी इस सिद्धांत को लेकर के चल रही है। सुहेल देव जी की जो पार्टी है वो इन सब से उनका कोई सरोकार नहीं है। क्यों? क्योंकि वो तो उसको अविधात्मक अर्थ में समझते हैं। समाप्त करिए। इसके बहुत सारे अर्थ हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने इसीलिए नारा दिया है, ऐसे ही नारा दिया है, ऐसे दिया सबका साथ, और जनता जो धीरे धीरे समझ रही है, यही राम राज्य की परिकल्पना है। आपके नहीं समझ में आएगा, बंद करिए भाई, आपको नहीं समझ में आएगा। यही मर्यादा है, यही मर्यादा है भैया, यही मर्यादा है कि बड़े से लेकर के छोटे के बीच में सब प्रकार का समुन्नत विकास हो, समन्वय रहे, समन्वय रहा हो। मैंने सिर्फ करिए, चलिए समाप्त करिए। अब आप राम जी की राज में प्रजा दुखारी अवस नरक अधिकारी, रामायण की इस परिभाषा को लीजिए। भगवान सद्बुद्धि दे, आगे जो है क्या कहते हैं विपक्ष में बैठिए, अपने पापों का प्रायश्चित करिए, भगवान राम जी का नाम लीजिए और राजनीति से मोक्ष प्राप्त करिए। हमारी यही कामना है, यही कामना है। यही समाप्त कर रहे हैं। आज की इस बहस में भाग लेने के लिए अनिल मिश्रा जी का, आलोक जी का, विकास का, सुशील का, वरुण का और ध्रुव राजपूत का बहुत बहुत धन्यवाद। हम अगले दिन फिर मिलेंगे एक नई बहस को लेकर, एक नए विषय को लेकर। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। शुभ रात्रि। नमस्कार, शुभ रात्रि। प्रणाम, प्रणाम सभी को, प्रणाम। प्रणाम।